नमस्कार। परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संघात्मक व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। संघात्मक व्यवस्था के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि पहला पार्ट रहेगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन का। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ने से पहले आपको संघात्मक व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है, मैंडेटरी। ये कह सकते हैं, ये एक आवश्यक तत्व है कि संघात्मक व्यवस्था आज से पहले हालांकि आपने पढ़ी होगी। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। तो संघात्मक व्यवस्था सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो क्या है? शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का एक तरीका है, एक व्यवस्था है। शासन प्रणाली का वर्गीकरण आपने देखा होगा, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जब इन दोनों का क्या करते हैं हम, दोनों को पढ़ते हैं, हम पाते हैं भाई इनके केंद्र में विधान पालिका और कार्यपालिका होती है। दोनों के बीच संबंधों के आधार पे हम शासन प्रणाली का वर्गीकरण करते हैं। अगर दोनों में क्या हो, संबंध हो, तो वो हमारी संसदीय शासन प्रणाली होती है। दोनों में संबंध ना हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो, कार्यपालिका विधान पालिका से अलग हो, तो वो हमारी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। तो ऐसे में केंद्र राज्य के संबंधों के आधार पे, किसके संबंधों के आधार पे? चलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एब्रीविएशन लिख रहा हूँ। केंद्र राज्य के संबंधों के आधार पर जब शासन प्रणालियों को दो भागों में बांटा जाता है, या जब शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं आती हैं। दो प्रकार की व्यवस्थाएं आती हैं। पहली जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं हम फेडरल, इंग्लिश में फेडरल, हिंदी में कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक। और दूसरी हमारी आती है एकात्मक व्यवस्था। ये सारा समझने के लिए है ना, जो कुछ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको आगे मिल जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था के बारे में विद्वानों के क्या कथन है। तो संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक को मैंने बता दिया फेडरल सिस्टम कहते हैं और एकात्मक को यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब तक का जो हमारा निष्कर्ष निकला कि केंद्र राज्यों के संबंधों के आधार पे जब शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया जाता है, तो दो प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं आती है, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। जो हमारी संघात्मक व्यवस्था होती है, फिलहाल आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, आप वर्ल्ड में जो विश्व में प्रचलित है संघात्मक व्यवस्था वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी मैं आपको बताऊंगा। संघात्मक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो आप मान के चलिए कि जो आपकी सेंटर सरकार होती है, जो आपकी केंद्र सरकार होती है और जो आपकी राज्य सरकार होती है, दोनों बराबर होती हैं। अपने अपने क्षेत्राधिकार में दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त होती है। ना केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, ना राज्य सरकार शक्तिशाली होती है। मान लीजिए 1 किलो अगर कुछ आपने बांटना है, 1 किलो सेंटर के पास है, तो 1 ही किलो किसके पास होगा? आपका स्टेट के पास होगा। ये हमारी संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जो आपकी केंद्र सरकार है, सेंटर में ही सारी शक्तियां निहित है। सेंटर ग्रेटर देन, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम कहें तो सेंटर ग्रेटर देन स्टेट। जो आपकी केंद्र सरकार होती है वो शक्तिशाली होती है किससे? राज्य सरकार से। अब तक का ये आप समझ गए होंगे। ये याद रखिएगा, शक्तियां बराबर होंगी संघात्मक में। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे चलते हैं अगली स्लाइड में। थोड़ा सा चलिए और बता दूं कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं संघात्मक और फेडरल, सॉरी फेडरल और यूनिटरी को। मान लीजिए फेडरल सिस्टम है, ठीक है। फेडरल की अभी मैं बात कर रहा हूँ। फेडरल में क्या आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन से पावर जा रही है किसको? आपकी सेंट्रल जो आपकी केंद्र सरकार है उसे, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर जा रही है आपकी राज्य सरकार को। लेकिन अगर अब हम यूनिटरी की बात करें, इस साइड राइट हैंड साइड देखिएगा, यूनिटरी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एकात्मक व्यवस्था की बात करें, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर जाती है केंद्र को, जो आप सेंटर को, और केंद्र से पावर जाती है राज्य को, स्टेट को। ये चार्ट आप याद रखिएगा। तो ये है आपका यूनिटरी का चार्ट, यूनिटरी जो सिस्टम है उसका, और ये है आपका फेडरल का। काफी अंतर है देखो। हालांकि ये अंतर हमें दिखता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से संघात्मक व्यवस्था में संविधान से ही शक्तियां जा रही है, लेकिन एकात्मक में संविधान से केंद्र, केंद्र से राज्य करके शक्तियों का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संघवाद के मूलभूत लक्षण, अगर आप संघात्मक व्यवस्था जान रही हैं, संघवाद को अगर आप पढ़ रही हैं, तो जो आपके बड़े बड़े विद्वान रहे हैं जैसे आइवर जेनिंग, फिर आपके ग्रेनविल ऑस्टिन, या जितने भी आपके थिंकर रही हैं, उन्होंने संघवाद के मूलभूत 4 लक्षण बताए हैं। 4 लक्षण कि जिस देश में ये 4 लक्षण पाए गए, बिना सोचे समझे समझ लीजिएगा कि वहां पे क्या है, संघवाद है। भारतीय संघवाद की भी बात करेंगे, ये अभी हम विश्व की बात करेंगे। तो पहला क्या है, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। शक्तियों का संवैधानिक विभाजन तो है। संवैधानिक विभाजन कैसे है, मैंने बता दिया कि सर्वोच्च आपका संविधान है, संविधान से पावर जारी है सेंटर को और संविधान से पावर जारी है स्टेट को। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में इसका विपरीत हो जाएगा कि संविधान में सारी शक्तियां किसमें ही है, केंद्र में निहित है। फिर दूसरा है आपका लिखित संविधान। लिखित संविधान तो ठीक है भाई, लिखित संविधान तो होना चाहिए, साथ ही में संविधान आपका सर्वोच्च और कठोर भी होना चाहिए। सर्वोच्च और कठोर संविधान। फिर आता है द्विस्तरीय सरकार, जो सेंटर में भी आपकी एक अपनी सरकार होनी चाहिए, स्टेट की भी अपनी सरकार होनी चाहिए। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या होनी चाहिए आपकी, स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च होनी चाहिए। ये 4 मूलभूत लक्षण होते हैं संघवाद के, जो विश्व में प्रचलित है। ठीक है, माफी चाहूंगा। चलिए, बाकी इसकी अन्य विशेषताएं भी आप देख सकते हो कि दोहरा संविधान, दोहरी नागरिकता, प्रशासन, निर्वाचन, लेखा परीक्षण और न्याय आदि का दोहरा तंत्र होता है। यानी कि केंद्र का अपना होता है, राज्य सरकार का अपना होता है। अब जो मेन बात आती है भारतीय संघवाद का स्वरूप, लाइव वीडियो होती तो मैं पूछ लेता कि बताइए कि भारतीय संघवाद का स्वरूप कैसा है, आप बता भी देते, क्योंकि जिस टाइम हम क्लास लगाते थे तो मुझे पता है आप बता भी देते। फिर भी चलिए, हाँ मैं ही बता देता हूँ भारतीय संघवाद का स्वरूप। अब देखते हैं, सबसे पहले ना अगर इसको समझना है तो हम पहले देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्थाओं के जो मूलभूत लक्षण है वो हैं या नहीं है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो बताइए पहला लक्षण है या नहीं है। चलिए, पहला लक्षण मैंने क्या बताया था कि शक्तियों का क्या होना चाहिए, संवैधानिक विभाजन होना चाहिए। ठीक है, अब आपको होगी कि हाँ भारत में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है, वो कैसे है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, ये 3 सूचियों में क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। दूसरी व्यवस्था अगर आप देखो, दूसरी व्यवस्था में क्या है कि भारत का संविधान क्या है, लिखित है, सर्वोच्च है, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण भी है। तो दूसरी व्यवस्था भी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में पाई जाती है। फिर तीसरा जो मूलभूत लक्षण संघवाद का होता है वो मैंने बताया आपको, द्विस्तरीय सरकार होती है कि यहाँ पे क्या है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य की भी अपनी सरकार है। फिर चौथे लक्षण की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका है। तो ये चारों लक्षण क्या है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के पाए जा रहे हैं। ठीक है, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ तक समझिए आप। ठीक है, लिखने के ऊपर मत जाइएगा। अब इसी नीचे वाली स्लाइड पे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एकात्मक लक्षण कौन कौन से है भारतीय संविधान। एकात्मक लक्षण, एकात्मक में आप देखो, एकल नागरिकता है, सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं, नागरिकता को, एकल नागरिकता है, एकल संविधान है, जो आपका क्या कहते हैं, प्रशासन का एकल तंत्र है, न्याय का एकल तंत्र है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से निष्कर्ष अगर निकाले हम, भारतीय संघवाद का स्वरूप क्या है, तो हम कहेंगे कि भारतीय संघवाद का स्वरूप क्या है, विशिष्ट है। विशिष्ट मीन टू से कि इसमें संघात्मक व्यवस्था की भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ विशेषताएं एकात्मक व्यवस्था की भी पाई जाती है। लेकिन फिर भी आप देखो तो अब हम भारत के संविधान को क्या कहेंगे, फेडरल नहीं कह सकते, यूनिटरी नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे। ऐसे में संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी पूछा गया कि बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की एक किताब आती है, उसमें सारा एक एक डिबेट के ऊपर मतलब विस्तार से बताया गया है कि किस सदस्य ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, सब कुछ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा, यूनियन कहा। आर्टिकल 1 जो पढ़ते हैं ना, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन कहा। यूनियन क्यों कहा, इसके पीछे की कहानी भी
समझेंगे। पहले चलिए अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। विद्वानों के कथन। सबसे पहले ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है विद्वानों के कथन। अगर बात करें संविधान में, भारतीय संविधान को क्या कहा गया है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है यूनियन। भारतीय संविधान को इन्होंने यूनियन शब्द की परिभाषा दी है। केसी व्हीयर की अगर हम बात करें तो केसी व्हीयर ने क्या कहा है, अर्थसंघात्मक कहा है। QUASI क्वासी फेडरल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अर्धसंघात्मक। आइवर जेनिंग्स, देखिए नाम आ गया। ये इन्होंने क्या किया था, कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जो है भूमिका रही है। जो भी वेस्टर्न नाम आप देखते हैं। फिर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है, एकात्मक लक्षणों वाला संघ कहा गया है। एकात्मक लक्षणों वाला, एकात्मक लक्षणों वाला संघ। अगर इंग्लिश में हम कहें तो फेडरेशन विद यूनिटरी फीचर। फिर WH मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है, इन्होंने भी बड़ी प्यारी चीज कही है वैसे ना। अगर आप देखोगे बार्गेनिंग फेडरेशन की, माफ कीजिएगा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म इन्होंने कहा है। डी में बात करें तो सौदेबाजी, सौदेबाजी का संघवाद की संज्ञा दी है इन्होंने। सौदेबाजी, संघवाद, बार्गेनिंग, फेडरलिज्म, ठीक है। फिर ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्या पता किस एग्जाम में पूछा जाए। तो इन्होंने कहा है कोऑपरेटिव संघवाद, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आई होप ये चीज ना, जो विद्वानों के कथन वाली आपकी स्लाइड है, ये स्लाइड आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी कि संविधान अम्बेडकर ने क्या कहा। बाकी चीजें अंडरस्टैंडिंग पे है कि अगर आप समझ गए, एक बार चीजें आपने पकड़ ली तो आप पकड़ पाएंगे। विशिष्ट संघवाद को अपनाने के कारण कि क्या कारण रहे हैं कि भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये चीज आप समझ सकते। तो मैंने कहा जैसे कि संविधान में क्या था, डिबेट हुई, किसी ने पूछा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ कारण बताए वहां पे, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का संघवाद है, मेनली अगर देखते हैं हम, संघवाद का जो कट्टर है वो हमारा USA है। अमेरिका के संविधान में क्या चीज थी कि जो आपका वहां पे 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट ने क्या किया, आपस में समझौता किया, स्वतंत्र थे, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया, और समझौता करके इन्होंने क्या किया, USA का निर्माण किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन भारत की अगर हम बात करें, भारत में वर्तमान समय में तो चलो 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, लेकिन ये क्या है, आपस में समझौते का परिणाम नहीं है। ये किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में कहा, भारत में राज्य क्या है, समझौते का परिणाम नहीं है, और कोई राज्य क्या कर सकता है, कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में क्या है, 50 राज्य हैं, आपस में समझौता किया है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन समझौता तोड़ के क्या कर सकते हैं, वो कभी भी हम USA से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसीलिए भारत में क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशिष्ट संघवाद को अपनाया। यूनियन शब्द को अपनाने के पीछे का सबसे बड़ा जो उन्होंने उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में तर्क दिया, वो ये दिया कि USA की तरह भारत में जो राज्य है समझौते का परिणाम नहीं है। फिर अगर हम थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करें तो आप पाएंगे कि भारत क्या है, एक विविधता वाला देश है। क्या है भारत, एक विविधता, पढ़ते हैं ना, विविधता में एकता वाला देश है, विविधता वाला देश है, एक बहुलता वाला देश है। तो ऐसे में किसी राज्य को या किसी क्षेत्र को अलगाववाद महसूस ना हो, अलगाववाद महसूस ना हो, इसीलिए क्या किया गया, यूनियन शब्द का यूज किया गया, जिसमें केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन किया गया, ज्यादा केंद्र को महत्वपूर्ण शक्ति दी गई। फिर तीसरा अगर हम देखें तो क्षेत्रीय विषमता ना हो, जैसे ना यही आया कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने के लिए भी क्या किया गया, केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन किया गया, यूनियन को अपनाया गया, यूनियन शब्द को अपनाया गया। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये था क्या था हमारा, जैसे मैंने कहा कि
हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। केंद्र और राज्यों के केंद्र राज्य के मध्य में किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन हो रहा है। इसका क्या था, ये एक आप मान के चलिए बेस था, जिसमें आपको संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बारे में क्या करना था, थोड़ा परिचित करवाना था। बाकी जो मेन टॉपिक अगर आप कहें तो वो अगली वीडियो से स्टार्ट होगा, जैसे कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध हैं। तो नहीं, रटना नहीं है हमें ना, यहाँ पे समझना है। जितनी भी कोशिश अंडरस्टैंडिंग पे रहेगी हमारी कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो, कहानी की तरह समझाएंगे, वो टू द पॉइंट तो नहीं होगा, ठीक है। विधायी संबंध, फिर आपके आते हैं प्रशासनिक संबंध, फिर आपके वित्तीय संबंध आते हैं। विधायी संबंध संविधान जब आप पढ़ते हैं तो भाग 11 में अध्याय 1 आता है, आर्टिकल 245 टू 255 आते हैं। प्रशासनिक जो अध्याय 2 में आते हैं 256 टू 263, भाग 11 के अध्याय 2 में। तो ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे कि भारत में यूनियन शब्द का यूज क्यों किया गया है। आज के बाद अगर क्वेश्चन आया इंडिया इज द डैश ऑफ स्टेट्स, तो आपको टिक करना है यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघवाद, विशिष्ट संघवाद क्यों अपनाया, फिर मूल लक्षण जो मैंने बताए संघवाद के मूल लक्षण 4 मैंने बताए। संवैधानिक विभाजन होना चाहिए शक्तियों का, सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए, सर्वोच्च संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो जितना मैंने बताया उतना आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आपको वो ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे साथ पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।